हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक लक्ष्मीकांत एपिसोड नंबर 2। ओके, लक्ष्मीकांत को पढ़ना भी अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि मैंने पिछले भी दिन बताया कि अगर आप लक्ष्मीकांत का अध्ययन करते हैं तो इसमें से पीटी प्लस मेन और इंटरव्यू तीनों का काम आपका हो जाएगा। बट लक्ष्मीकांत में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंटेंट को हमको पढ़ ही लेना है, कुछ छोड़ना भी है। और जो स्टूडेंट छोड़ना नहीं जानता है वह पकड़ना भी नहीं जानेगा। ओके, तो आइए एपिसोड नंबर 2 हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो एनसीईआरटी में ये नहीं मिलती है, ये आपको अदर बुक में ही मिलेगी, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ओके, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मेरा संविधान का जो प्रोसेस होगा वो कैसे तैयार होगा, और तभी हम लोग समझ पाएंगे कि संविधान की मांग क्यों हुई थी, संविधान सभा का गठन क्यों हुआ, संविधान सभा कैसे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा एक नया सा है। यहाँ से यह जो एक्ट है आपका, यहाँ से बहुत सारी बातें हमारे संविधान में देखने को मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले तो हमको आना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिटिकल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं पॉलिटी को, लेकिन पूरा का पूरा हिस्ट्री का ही यह पार्ट है, यह हिस्ट्री में ही गिना जाता है इसको। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ और देखिए कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है। तो मैंने पिछले भी दिन आपको बताया था कि एक्ट होगा 1773 से 1858 का एक्ट होगा, और इसको हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। ओके, तो इसका बैकग्राउंड में आप सबसे पहले देखिए कि आपको आ जाना पड़ेगा, बहुत बैक तो हम नहीं ले जाएंगे आप लोगों को, और मैं आप लोग को ले आता हूं कहां पर, तो बक्सर का युद्ध ले जाता हूं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का कब, डेट बताइए। ऐसे मैं आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लेते जाऊंगा, और अभी आज ही मैं बता दे रहा हूं आप लोग को कि कल में 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के जो मैं क्वेश्चन बनाया हूं, आपको ध्यान में रखकर, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, उसके बाद पीआरटी 3, 4, इसको ध्यान में रखकर जिस क्वेश्चन को मैंने बनाया है उसका कल मैं एनालाइज करूंगा, इसलिए कल का वीडियो आप लोग मिस नहीं करेंगे। ओके, तो बक्सर का युद्ध कब, 22 अक्टूबर 1764। ओके, बक्सर का युद्ध कब, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बैकग्राउंड में हम नहीं चाहेंगे बक्सर के युद्ध का, क्योंकि लंबा बैकग्राउंड हो जाएगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। ओके, तो डेट सहित आप इसको याद रखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अलायंस कितने थे, तो दो पार्ट ने इसमें भाग लिया। ओके, दो पार्ट में जो भाग लिया उसमें एक तरफ हम लोग देखते हैं क्या, एक तरफ देखते हैं किसको, एक तरफ देख रहे हैं हम लोग कंपनी को देख रहे हैं, एक तरफ कंपनी को देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं किसको, तो देसी अलायंस को देख रहे हैं, यानी देसी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गठबंधन अलायंस। कंपनी की ओर से लीडरशिप कौन कर रहा है, तो कंपनी की ओर से लीडरशिप कर रहा है हेक्टर मुनरो। इसलिए क्वेश्चन रहेगा आपसे कि बक्सर के युद्ध का नायक कौन, तो बक्सर के युद्ध का नायक कौन है, बक्सर के युद्ध का नायक है हेक्टर मुनरो है। बक्सर के युद्ध का नायक कौन, हेक्टर मुनरो। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और देसी गठबंधन में कौन कौन है, देसी बॉयज में कौन कौन है, ये बैड बॉयज है। ठीक है, और इस बैड बॉयज में देखिए कौन कौन है, तो नंबर 1 मीर कासिम,
फॉर्मर नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बंगाल का पूर्व नवाब है। 1764 का जब युद्ध हो रहा है इस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं है। नंबर 2 कौन है? तो नंबर 2 है अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। नंबर 3 कौन है? इसको मैं रेड कर देता हूं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। यह है शाह आलम सेकेंड है, ठीक है। इसलिए हमारा ये 3 गठबंधन है जिसने भाग लिया कंपनी के अगेंस्ट में। बक्सर का युद्ध कंपनी जीत गई और बक्सर का युद्ध कंपनी जीतने के बाद 1765 में 2 संधियां हुई है। इस समय लॉर्ड क्लाइव भारत से रिटायर होकर ब्रिटेन जा चुका है, लेकिन भारत की उसको काफी समझ है और उसे दोबारा रिटर्न किया गया, बुलाया गया और कहा गया कि आप ही संधि कीजिए क्योंकि आपसे बेहतर भारतीय जो भौगोलिक एरिया है और यहाँ का इतिहास है उसको समझने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद उसने 2 संधियां की। एक संधियां की 12 अगस्त 1765 को। संधि नंबर कौन? तो संधि नंबर 1 इसको हम लोग कहते हैं इलाहाबाद की इलाहाबाद की संधि। यह है संधि नंबर 1 12 अगस्त 1765 को और एक संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो 12 अगस्त 1765 की जो संधि है यह आपको बीपीएससी ने पूछ लिया है कि पहली संधि कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि कब, तो 16 अगस्त 1765 को। ओके, याद रखना है 12 अगस्त 1765 की जो संधि हुई यह किसके किसके बीच में, तो यह है कंपनी वर्सेस शाह आलम सेकेंड। किसके किसके बीच में, तो कंपनी बनाम कंपनी वर्सेस शाह आलम सेकेंड। इस संधि में क्या हुआ कि देखिए शाह आलम सेकेंड तो हारा हुआ है, उसके बाद भी कंपनी ने इसको दिया, शाह आलम द्वितीय को दिया। कंपनी ने किसे दिया, शाह आलम सेकेंड को दिया। क्या क्या दिया भाई? नंबर 1 दिया 26 लाख का वार्षिक पेंशन। और नंबर 2 में क्या क्या दिया, तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया मुगल सम्राट को, क्योंकि इससे भी रेवेन्यू आएगा और बाद में कंपनी ने फिर भाड़े पर ले लिया मुगल सम्राट से, ठीक है। तो कंपनी ने क्या क्या दिया, शाह आलम द्वितीय को हारने के बाद भी दे रहा है 26 लाख का वार्षिक पेंशन दे रहा है, यानी पहला ब्रिटिश पेंशनर प्राप्त करने वाला कौन, शाह आलम सेकेंड। ओके, और क्या क्या दिया कंपनी ने इसको, तो और दिया कड़ा और इलाहाबाद का एरिया दिया, हारने के बाद भी दिया। इतना फायदा हुआ हारने के बाद, ठीक है। हम लोग जीतने के बाद भी इतना फायदा नहीं ले सकते हैं जितना शाह आलम द्वितीय ने हारने के बाद लिया। अब कंपनी कहती है कि देखिए हारने के बाद भी मैंने आपको इतना दिया, अब आप मुझे क्या दे रहे हैं। शाह आलम द्वितीय ने कहा मांगो क्या मांगते हो, इसलिए कंपनी ने मांग लिया, ठीक है। कंपनी ने क्या मांग लिया भाई, तो कंपनी ने कहा कि आप मुझे दीजिए, और मुझे क्या देंगे आप, तो आप मुझे दे दिए, यानी शाह आलम सेकेंड ने
कंपनी को दिया। क्या दिया? तो एक ही घूसा मारा लेकिन दमदार मारा, ठीक है। और इसमें कंपनी को क्या दिया गया? तो इसमें दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया गया। दीवानी दिया गया। ओके, तो आज भी आप लोग देखते हैं कि एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें दो ऑफिसर होता है, एक आईएएस जो दीवानी को संभालेगा यानी टोटल रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, और एक होता है निजामत होता है यानी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाला, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन के पास रहेगा। तो कंपनी ने चालाकी से क्या किया कि रिटेल में करा लिया कि आप मुझे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे रहे हैं, यानी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वह कौन करेगा? तो वह करेगा कंपनी कलेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब बंगाल में 1765 से शुरू हो गई द्वैध शासन। इसी को कहते हैं क्या? कंपनी का बंगाल में द्वैध शासन इसको कहते हैं। कंपनी का द्वैध शासन। ओके, इस द्वैध शासन में क्या है? एक तरफ कंपनी है और कंपनी के पास क्या है? दीवानी अधिकार। ओके, इधर कंपनी हो गई और दूसरा कौन हो गया? तो नवाब हो गया। नवाब के पास क्या है? निजामत का अधिकार, यानी नवाब संभालेगी क्या? कंपनी बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी और इसके पास रहेगा दीवानी अधिकार। तो आप सभी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस के पास हथियार चाहिए, सरकार के पास पैसा चाहिए, वर्दी चाहिए, नए नए जो रिक्रूटमेंट होंगे उसके लिए पैसा चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी ने इसको कहा कि मैं आपको 53 लाख रुपया इसके लिए दूंगा, निजामत के लिए दूंगा, ठीक है। अब खेल यहां से शुरू होता है, लेकिन इसमें देखा गया कि निजामत का अधिकार जो दिया गया कंपनी ने इसको, बंगाल नवाब को, तो यहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर को सत्ता से हटा दिया गया और मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला को यहाँ का नवाब बनाया गया। लेकिन इसी दौरान देखा गया कि इससे निजामत भी कंपनी ने अपने पास ले लिया, ठीक है। इसलिए अब नवाब के पास कुछ भी अधिकार नहीं है। बाद में यह जो 53 लाख देते हैं इसको और घटा भी दिया और घटाकर इसको मात्र 32 लाख कर दिया, ठीक है। यहां से खेल चालू हो गया। कंपनी काफी अधिक करप्शन कर रही थी। इसके सारे के सारे जितने भी कर्मचारी थे यहाँ पर किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, निजी व्यापार करते थे, ठीक है। इसलिए यह द्वैध शासन शुरू हो गया और ब्रिटेन में हड़कंप मच गया कि बताइए, कंपनी वहां गई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन कंपनी वहां जाकर अब क्या कर रही है? तो एक क्षेत्र का मालिक बन रही है। तो कंपनी को अब इनकम कितना होगा भाई? तो एक आकलन लगाया गया कि बंगाल से कंपनी को इनकम कितना होगा? तो 40 लाख पाउंड होगा। ओके, बंगाल से कंपनी को इनकम कितना हो रहा भाई? तो 40 लाख पाउंड हो रही है, ठीक है। अब कहा गया कि 40 लाख पाउंड जब हो रही है तो इससे ब्रिटिश सरकार को क्या फायदा होगा? वह तो सिर्फ व्यापार का ही रेवेन्यू आपको दे रहा है, एक क्षेत्र का तो रेवेन्यू नहीं दे रहा है। इसलिए सरकार ने कहा मुझे भी चाहिए यहां से हिस्सा, 4 लाख पाउंड वार्षिक चाहिए। कंपनी का जो शेयर धारक था उसका हिस्सेदारी कितना था?
6.5%, उसको बढ़ाकर कर दिया गया कितना 12.5% कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बंगाल अब आ गया किसके अधिकार में, सीधे सीधे ब्रिटेन के अधिकार में आ गया, कंपनी के अधिकार में आ गया, और भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, अभी कंपनी के पास है। सरकार जल्दी कंपनी पर हाथ भी नहीं डाल पा रही है, क्योंकि कंपनी काफी डेवलप कंपनी है, काफी अधिक रेवेन्यू इसके पास आ रहा है, ब्रिटेन के बड़े बड़े शेयर होल्डर इसके पास हैं, इसलिए सरकार जल्दी से इस पर हाथ डालने में भी कतरा रही है। ओके, अब यह जो द्वैत शासन है यह बंगाल में चला, कब से कब तक चला, तो द्वैत शासन बंगाल में चला कब, 1765 से लेकर यानी 1765 टू 1772 तक चला। ओके, तो इस समय में पहला जो चला 1765 टू 1767, इस समय में क्लाइव यहाँ का गवर्नर है, और इसके दौरान 1765 टू 1767 तक द्वैत शासन चला। दूसरा कौन, '69 67 टू 69, यह किसके रीजन में चला, वेरेलस्ट के रीजन में चला। अगला किसके रीजन में चला, नंबर 3, तो 1769 से लेकर 1772, यह चला कार्टियर के काल में। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, दूसरा गवर्नर कौन, वेरेलस्ट, जिसके समय में 1767 टू 69 तक द्वैत शासन चला। 1769 टू 1772 तक कार्टियर था, और कार्टियर के बाद कौन आ गया, तो कार्टियर के बाद हम लोग देखते हैं नंबर 4 में आ गया कौन, वारेन हेस्टिंग्स। ओके, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1773 तक यहां पर गवर्नर रहा। 1773 में जो एक्ट बनेगा, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसी रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अब बंगाल में द्वैत शासन लागू कब हुई, 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कब हुई, 1772 में। किसने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। ओके, इसलिए कई क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। और इसके बाद कंपनी का इतना अधिक भ्रष्टाचार हो गया था, कंपनी बार बार दबाव बना रही है ब्रिटिश सरकार पर कि देखिए बंगाल से मुझे इनकम नहीं हो रही है, हमको लोन चाहिए, और अधिक लोन चाहिए, और अधिक लोन चाहिए। ठीक है, तो और अधिक लोन कैसे देगी वहां पर, क्योंकि अधिक वहां पर कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां खेल को देख रही है, इसलिए वहां पर जो सत्ता पक्ष और विपक्षी जो पार्टियां थी, सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं एक कानून पास किया जाए, और इस कानून को पास कर जो कंपनी है उसके लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया जाए कि आप इसी रूल रेगुलेशन में काम वहां पर कीजिएगा। ठीक है, सत्ता आप ही के पास रहेगी, कंपनी के पास ही रहेगी, लेकिन रूल रेगुलेशन जो चलेगा या मेरा चलेगा। यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे सीधे कंपनी में कुछ इंटरफेयर करने जा रही है। ओके, यहीं से हम लोग क्या देखते हैं कि संवैधानिक विकास देखते हैं, और इस संवैधानिक विकास में मैंने आपको बताया कि अब क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी आपका यूपीएससी स्टाइल में आ गया है। तो हमने देखा कि 68 में उसने क्वेश्चन जो पूछा पॉलिटी में, उसमें 1858 का अधिनियम पूछ दिया।
और 69 में उसने 1892 का अधिनियम पूछ लिया। ठीक है, या मेल की बात कर रहा हूँ, 8 नंबर वाली बात कर रहा हूँ। तो आपको अब 1773 के एक्ट को इतना अच्छा से पढ़ना पड़ेगा कि इसी का 10 पॉइंट आप याद रखेंगे और जाकर एग्जाम में आप लिख लेंगे। मेल की जो तैयारी होती है वह ऐसा नहीं है कि आप बैठ के सारा का सारा रखते हैं। पीटी और मेल दोनों आपस में इतना अंतरंग संबंध है कि जो मेल अच्छा से पढ़ेगा वह पीटी को पढ़ रहा है, बहुत सारा पार्ट जो पीटी का है वह भी वह मेल में जाकर लिख सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें। और 1773 का एक्ट जब मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा तो उसमें आप 10 पॉइंट को याद कर लें, 5 पॉइंट को याद कर लें। वहां पर जैसे ही 1777 का एक्ट आता है आपका तुरंत 5 पॉइंट आप लिख दें, आपको 8 का कम से कम तो 7 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। कुछ मान लीजिए कि एग्जामिनर का है कि भाई ऐसे होना चाहिए था, राइटिंग सेक्शन ऐसे होना चाहिए था, हर सही गलत है, दीर्घ गलत है, ठीक है, उसमें अगर एक आध नंबर वो काट भी लेता, लेकिन फिर भी अगर मैं बताया कि आप इसमें से 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर वह देकर जाएगा, क्योंकि इसमें कटने वाली बात नहीं रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ें। जब विस्तार से पढ़ेंगे 1773 टू 1935 का एक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से पीटी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का फायदा होगा, चाहे वह टीआरई 4 हो या दारोगा का हो या अदर एग्जाम हो। ठीक है, सब में आपको बेनिफिट होगा। इसलिए आप एक जगह अच्छा से स्थिर होकर पढ़ें, दौड़ भाग कम करें, आपका रिजल्ट होगा 100% होगा, 100 गुना होगा, नहीं होने की कोई सवाल नहीं उठती है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि जो भी पढ़ें उसे मन से पढ़ें। ठीक है, आपस में डिस्कस करें, एक ग्रुप बनाएं। मेरे पास भी ग्रुप है, बच्चे आते हैं सुबह में खाना लेकर आ जाते हैं, दोपहर का खाना यही खाते हैं, अगर उसको नींद लगती है थोड़ा सा यहीं पर रेस्ट भी कर लेता है। एक बच्चा उठता है, उसको क्वेश्चन दे दिया जाता है, वो पूरा का पूरा डील करता है बोर्ड पर, दूसरा बच्चा को फिर दिया गया, वह डील किया बोर्ड पर। तो इस तरह से जब आपस में गैदरिंग होती है, दोस्ताना माहौल बनता है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें से सबका रिजल्ट हो जाता है, 4-5 जो भी रहेगा सबका रिजल्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से मैं एक कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें सारे स्टूडेंट को लाभ हो। कोई स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका साइंस बहुत अच्छा है, किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो इस तरह से एक आदान प्रदान होकर ही रिजल्ट के करीब हम लोग पहुंचते हैं। ओके, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि मेरा जो ऑफलाइन बैच है, न्यू बैच है, वो 12 को आ रही है और ऑनलाइन बैच मेरा शुरू हो चुकी है। आप ऐप पर जाएं, उसे परचेज करें। जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे उतना ही फायदा आपको होगा। ओके, आप लोग वीडियो को देखेंगे, वीडियो में से कई क्वेश्चन आज के जो चैप्टर हैं इसमें से राइज होंगे, इसे आप लोग देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं जब 1773 का एक्ट पढ़ाऊंगा तो इसमें से जितना भी क्वेश्चन होगा उसको निकालूंगा और निकालने के बाद इसको एनालाइज करूंगा, तो आपका संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा। ओके, आप एंजॉय कीजिए, घर में बैठिए, हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट।